नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर हो आपके सामने एक बार फिर से ईवीएस के एनसीईआरटी का जो बुक है उसका समरी लेकर के। आपको पता है कि इससे पहले भी आपको 5 वीडियो प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आज ये लगभग मुझे लगता है लास्ट पार्ट होगा। इस वीडियो के बाद से आपको जो है पूरा एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको जो है टॉप 100 या 200 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे इसी समरी से पूछते हैं। इसके अलावा इसका नोट्स मैं वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा। बहुत सारे नोट्स में जो बाकी रह गए थे उसको अपडेट कर दिया मैंने। इस नोट्स को मैं जल्दी ही अपडेट कर दूंगा और आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा खुद से। और क्वेश्चन वाले जो मैं वीडियो कराऊंगा उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा, ताकि हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि सीटेट क्वेश्चन रिपीट करता है, इसमें डाउट नहीं है, क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। ठीक है, तो चलिए जहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो आज का हमारा देख लेते हैं चैप्टर क्या है। व्हेन द अर्थ शॉक, यानी कि जब अर्थ जो है अर्थ पृथ्वी जो है अर्थ क्यों क्या था या फिर पृथ्वी जो है डोली थी। ऑन 26 जनवरी 2001 द अर्थक्वेक हिट द कच्छ एरिया इन गुजरात, यानी कि जब 26 जनवरी 2001 में अर्थक्वेक आया था कच्छ एरिया जो गुजरात में है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कच्छ कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ये क्वेश्चन आपको जो है एनसीईआरटी से ही उठा करके मैप में डाल देता है कि कच्छ का एरिया कहाँ पे है, तो गुजरात में है, पूछ देता है। ठीक है, या फिर कि 2001 में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2001 में जो है कच्छ अर्थक्वेक कहाँ आया था, या फिर ऐसे पूछ देगा कच्छ में जो है अर्थक्वेक आया था वो कब आया था। तो आप ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 2001 को आया था। ठीक है, 3-4 तरह के क्वेश्चन एक पॉइंट से ही बन सकते हैं। अब देखिए वी सोल्ड डू सॉरी यहाँ पे शुड होना चाहिए। वी सोल्ड डू दीज थिंग व्हेन ऑन अर्थक्वेक कम, यानी कि हम लोग को क्या करना चाहिए। यहाँ पे शुड होगा, गलत हो गया है, टाइपिंग के मिस्टेक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग जानेंगे कि क्या करना चाहिए अगर अर्थक्वेक आए तो उस समय हम लोग को क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए जिससे हम लोग बच सकें। तो दिया गया पहला कि इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड, यानी कि अगर पॉसिबल हो तो घर को छोड़ दीजिए और ओपन ग्राउंड हो, खुला मैदान हो, वहाँ पे आइए। सब कोई जानता है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एज इट इज देखिए, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है एग्जाम में, आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जो एनसीईआरटी में दिया है, अगर एनसीईआरटी में दे दिन को रात कहना है तो रात कहना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप अपना दिमाग लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, तो अगर आपको ये पॉइंट दिया है तो यही पॉइंट आपको करना होगा, बजाय कि अगर इसमें कुछ और अगर गलत भी पॉइंट दिया हो तो आपको यही पॉइंट पढ़ के जाएं, और ऑप्शन में होगा तो आपको सही करना होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी को पूरी तरह से ब्लाइंडली फॉलो करना है। ठीक है, वरना कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इफ़ यू कैन नॉट गो आउट द हाउस, यानी कि अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो लाई डाउन अंडर ए स्ट्रॉन्ग थिंग लाइक अ टेबल एंड होल्ड ऑन टाइटली, यानी कि अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो झुक करके अंदर जो है मजबूत के नीचे को पकड़ लीजिए, उसके अंदर घुस जाइए। जैसे टेबल या मजबूत चौकी वगैरह हो, मजबूत टेबल हो, उसके नीचे जा करके उसको स्ट्रांगली पकड़ लीजिए। ठीक है, ताकि जो है ऊपर से मेनली क्या होता है, ऊपर से मलबे वगैरह गिरते हैं, छत वगैरह का छाजा वगैरह गिरता है, उसका मलबा से लोग को चोट लग जाता है। बहुत लोग मरते नहीं हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि 3 दिन 4 दिन हफ्ते दिन बाद भी जब मलबे साफ किए जाते हैं तो उसमें लोग जिंदे लोग मिल जाते हैं घायल अवस्था में। तो क्या होता है कि वो लोग जो है फंसे रह जा सकते हैं, लेकिन जो है किसी का सर फूट गया, किसी का घायल हो गया, हाथ पैर टूट गया, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे लोग मरते ही हों। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपने को सेफ रखना जरूरी है। इसलिए आप चौकी या फिर टेबल वगैरह के नीचे जो है, पलंग वगैरह के नीचे अगर आप चले गए, मजबूत होना चाहिए, जिससे कि ऊपर का मलबा है तो आपको डायरेक्ट हिट ना कर सके और वो रोक ले। मजबूत होगा तो वो रोक लेगा। ठीक है, सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे, वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप, यानी कि आप मजबूत चीज़ को जब पकड़ लीजिएगा, जब अंदर जाकर टेबल के आप पकड़ लीजिएगा, मजबूत चीज़ हो उसको टाइटली पकड़ लीजिएगा, तो आप जो है स्लिप नहीं कीजिएगा, इधर उधर नहीं जा पाइएगा। और वेट कीजिए तब तक जब तक जो है अर्थक्वेक शांत ना हो। जो शेकिंग होता है अर्थक्वेक वजह से, यानी कि जो हिलता डुलता है, वो जो है रुक ना जाए तब तक आप वेट कीजिए वहीं पे, मतलब भागने की इधर उधर। अब ये देख लीजिए कैसे का जो है यहाँ पे फोटो दिया गया है, कैसा तबाही हुआ था जब आया था। तो अब ये एनसीईआरटी का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके लगाया गया, हाईलाइट किया मैंने। देखिए, अहमदाबाद 26 जनवरी 2001।
ठीक है, डेट वगैरह जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट किया है। दिस मॉर्निंग मैंने पूरा एक आर्टिकल टाइप है, एटलीस्ट 150 बिल्डिंग हैव फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद, यानी सिर्फ अहमदाबाद में लगभग 150 जो है बिल्डिंग्स जो है गिर गए थे। इन दीज देयर आर डोजन मल्टी स्टोर बिल्डिंग, यानी कि दर्जनों जो है कई मंजिले मकान, बहुमंजिले मकान जो है थे यहाँ इसमें से, ठीक है ना। बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 बिल्ड बॉडीज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस बिल्डिंग्स, यानी कि शाम होते तक इस दिन शाम तक लगभग जो है 250 इन बिल्डिंगों में से 250 बॉडीज को बरामद किया गया था। सिर्फ 250 सिर्फ इस शहर में से, इन बिल्डिंगों में से सिर्फ उसी दिन, बाकी और दिन निकालने का काम चलते रहा, ठीक है। तो लगभग पूछ देगा कितनी कैजुअलिटी हुई थी, तो लगभग 250 लोग जो है, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है ना, कुछ भी कर सकता है एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान रखना है। दिस सिचुएशन इज इन भुज इज इवन वर्स, यानी कि जो भुज एरिया था गुजरात का, वो एरिया तो वहाँ पे तो सिचुएशन और मतलब बेकार थी। तो अहमदाबाद में जो है ये सिचुएशन है, तो जहाँ पे जो नज़दीक एरिया है, कच्छ के एरिया जो अधिकेंद्र जो इसको कहते हैं, उसके नज़दीक एरिया में कितना ज़्यादा तबाही मची होगी, वहाँ के बारे में देख लेते हैं। विदिन एन आवर ऑफ द अर्थक्वेक द फायर इंजीनियर हैड रीच एंड स्टार्ट वर्क अलॉन्ग विद द लोकल पीपल, यानी कि जो लोकल पीपल के साथ मिलके लगभग 1 घंटे के अंदर जो है अर्थक्वेक के फायर इंजीनियर पहुँचे, यानी कि अग्निशामक जिसको कहते हैं, वो लोग पहुँचे और जो है लोकल लोगों से के साथ मिलके काम करने लगे, ठीक है ना। यानी कि पूरे, अब यहाँ पर दिया है कि अलग अलग राज्यों से भी, अलग अलग पूरे कंट्री से जो है हेल्प ऑफर आया था, ठीक है ना। तो पीपुल आर रनिंग अराउंड इन शॉक एंड पैनिक, यानी कि यहाँ पे लोग जो है पैनिक की वजह से जो है शॉक में थे और जो है पैनिक कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, ठीक है, दौड़ रहे थे। अब अगला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ठीक है, ये चैप्टर है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पूछ देगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। द एयर कमिंग आउट द माउथ कैन बी कोल्ड और हॉट एयर कंपेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड। तो ये सब से आप परिचित होंगे कि जो है हमारे मुंह से जो एयर आती है बाहर, वो ठंडा हो गया गर्म, ये जो है कंपेयर किया जाता है बाहर का टेम्परेचर कैसा है। यानी कि गर्मी के दिन में तो नॉर्मल होता है, लेकिन ठंड के दिन में आप लोग देखते होंगे बाहर का टेम्परेचर कम है, तो हम लोग के मुँह से जो हवा निकलती है, जो एयर आता है, वो जो है क्या होता है, एज कम्पेयर टू बाहर के टेम्परेचर से गर्म होता है, इसलिए जो है भाप के रूप में बाहर दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेथोस्कोप इज यूज टू लिसन आवर हार्ट बीट। तो क्वेश्चन पूछ देगा हार्ट बीट सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप, सॉरी जीभ जो है टंग ट्विस्ट हो जाता है, सॉरी इसके लिए स्टेथोस्कोप कहते हैं इसको, ठीक है। द कोल्ड एयर कम डाउन एट इट इज़ हैवियर, यानी कि जो है इसके बारे में एक चीज़ आप जानते होंगे, आपने जो है बुक पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, आप सब जानते होंगे कि जो है कोल्ड एयर जो होती है वो नीचे आ जाती है, ठीक है, लेकिन और गर्म हवा जो है ऊपर उठती है, इसकी वजह से ही आंधी वगैरह आता है। द ब्रीथ कैन बी कोल्ड और हॉट अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड टेम्परेचर। जैसा कि मैंने बोला कि जो हम लोग का सांस होता है, ब्रीथ होता है, वो जो है क्या होता है, वो अकॉर्डिंग टू बाहर का टेम्परेचर कैसा है उसके अनुसार जो है हॉट हो सकता है या कोल्ड हो सकता है, ठीक है। अब टीचर नोट्स लिखा है, यानी कि टीचर के लिए यहाँ पे क्या जानने लगा है, पेडागोजिकल टर्म्स के यहाँ से क्या निकल के आते हैं जो टीचर को जानना चाहिए, टीचर के लिए क्या है। तो यहाँ देख लेते हैं, मेंशन किया गया एयर ब्लोन आउट फ्रॉम आवर माउथ इज हॉट एंड द मिरर कोल्ड, यानी कि जब ये बताया गया है, जब हम लोग मिरर के सामने एयर जो है मुंह से जो है भाप छोड़ने की कोशिश करते हैं, एयर छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जो है हम लोग का माउथ जो है उसमें से जो एयर निकलता है वो जो है हॉट होता है, ठीक है, लेकिन मिरर कोल्ड होता है। तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है भाप की, जिसको जो है यहाँ पे दिया गया है वाटर वेपर जम जाता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है जम जाते हैं
क्योंकि मिरर जो है कोल्डर होता है। दिस मेक द ग्लास मॉइजी एंड हेजी, यानी कि ये जो है ग्लास को जो है धुंधला बना देता है और थोड़ा सा मौजी बना देता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि ये क्यों दिया है टीचर नोट के लिए, ताकि आप जो है बच्चों से जो है ऐसा प्रयोग वगैरह करा के आप दिखा सकते हैं कि जो है आउटर टेम्परेचर जो है प्रभावित करता है इस चीज़ को। ठीक है, ये टीचर नोट है। इस तरह से भी आप जो है ऐसा इसको कह सकते हैं एक्टिविटी करा करके आप सिखा सकते हैं। अब अगला चैप्टर देख लेते हैं, हु विल डू दिस वर्क, ये चैप्टर का नाम है। अब इसमें पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। टू सेंसिटिव चिल्ड्रेन टू बी रेस्पेक्टफुल ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन विथ क्लीनिंग डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल, सॉरी, टू सेंसिटाइज चिल्ड्रेन टू बी रेस्पेक्टफुल ड्यूरिंग देयर इंटरेक्शन विद द क्लीनिंग डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल, यानी कि सेंसिटाइज होने की जरूरत है रेस्पेक्ट जो भी जो है क्लीनिंग डिपार्टमेंट है स्कूल का। सो द चिल्ड्रन कैन थिंक ऑफ सम वेज मशीन्स और अदर थिंग सो दैट द पीपल वुड नॉट हैव टू डू एंड वर्क दे डोंट लाइक टू डू, यानी कि जो है बच्चे जो है बच्चों को सेंसिटाइज करना है ताकि जो है उन चीज़ों के बारे में सोच सकें, क्लीनिंग डिपार्टमेंट वगैरह के बारे में सोच सकें, और जो है कुछ मशीन वगैरह के बारे में सोच सकें, कुछ इनोवेट कर सकें, जिससे लोगों को वो काम ना करना पड़े जो करना चाहते हैं। जैसे कि इसमें ये चीज़ बताया गया है, जैसे कि क्या किया जाता था कि जो है आज भी देखते हो कि जो अब जो है गवर्नमेंट ने इधर मैंने न्यूज़ में पढ़ा था करंट अफेयर्स वगैरह में कि जो है अब जो है गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है कि अब जो है गटर वगैरह की सफाई, नालियों की सफाई जो है मशीन से की जाएगी। अब उसमें इंसानों को प्रयोग नहीं किया जाएगा, इंसान नहीं करेंगे। वरना आप देखेंगे कि इंसान जो है सीधे सीधे गटर में या नाली में उतर जाते हैं और जो है सफाई करते हैं। इससे पूरा देह उनका जो है भीग गया रहता है, और उस गंदे पानी जिसको आप छूना तक नहीं चाहेंगे, दूर से ही स्मेल करता है, उसमें उनको पूरा उतर करके जो है सफाई करनी पड़ती है, सोचिए। और जो है कभी कभी इसमें विषैले गैसेज होते हैं गटर वगैरह में, जिससे बहुत से लोगों की मौत भी हो जाती है। तो इसलिए जो है इस चैप्टर को क्लीनिंग का महत्व वगैरह बताने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए ऐसा किया गया है। तो अगला पॉइंट है, गांधी जी फ्रेंड महादेव भाई सन नारायण स्टे विथ गांधी जी व्हेन ही वाज यंग, यानी कि गांधी जी के फ्रेंड थे महादेव भाई, उनके जो है वो जो है गांधी जी के साथ जो है रुके थे जब वो यंग थे, जवान थे। तो टीचर कैन यूज न्यूज आइटम ऑन इशू रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी इन द क्लास टू डेवलप सेंसिटिविटी। तो टीचर जो है अनटचेबिलिटी यानी कि अछूतता, अस्पृश्यता के खिलाफ जो है सेंसिटिविटी उत्पन्न करने के लिए जो है डेवलप कर सकें, इसके लिए जो है न्यूज आइटम वगैरह का यूज कर सकते हैं, या कुछ इशू ऐसा हो आसपास का, उनको जो है दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो है बच्चों में सेंसिटिविटी उत्पन्न होगी, जिससे वो अछूतता वगैरह का जो है इस चीज़ को दिमाग से निकालेंगे, और उनमें से दूसरे लोगों के प्रति जो है सेंसिटिविटी उत्पन्न होगी। ठीक है, अब दिया गया है भीमराव अम्बेडकरवाद। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या आता है, यहाँ से एक पेडोलॉजिकल टर्म आता है कि जो है बच्चों के अंदर अछूतता उत्पन्न करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है पूछ देगा, मान लीजिए तो 4 ऑप्शन दे देंगे, जिसमें से 3 ऑप्शन जो है गलत होगा, और एक ऑप्शन इसी को दे देगा कि सेंसिटिविटी उत्पन्न करने के लिए बच्चों को जो है कोई न्यूज साधन को यूज करना चाहिए, या आसपास का कोई इशू हो उनको कराना चाहिए, उनको जो है उनके सामने लाना चाहिए, जिससे बच्चों में सेंसिटिविटी डेवलप हो सके, बच्चे सेंसिटिव हो सके अपने आसपास के वातावरण के प्रति, और उनमें अछूतता का जो भावना होता है वो जो है ख़त्म हो सके, जिसको अस्पृश्यता कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं भीमराव अम्बेडकर वाज फ्रॉम गोरेगांव इन महाराष्ट्र। तो पूछ देगा भीमराव अम्बेडकर कहाँ से हैं, तो गोरेगांव महाराष्ट्र से हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर अंडर लीडरशिप ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है किसके अंडर में जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था, तो जो है भीमराव अम्बेडकर के। और ये भी ध्यान रखिएगा कि वो पूछ देगा, अगर ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो किस चीज़ के वो थे हेड, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, अब अगला है इंटरव्यू एडॉप्टेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटचेबिलिटी एस स्टेलिन के
इन्होंने जो है स्टालिन के जो इन्होंने बनाया था, इंटरव्यू लिया गया था उन पे, उसके आधार पे जो है डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम है इंडिया अनटच्ड। इसके आधार पे जो है एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, आप सब चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। रिमेम्बरिंग दोज डेज, इसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। When Narayan Babla was about 11 year old, he was staying in Gandhi जी जो है साबरमती आश्रम। वन ऑफ हिज जॉब वाज द टीच टू गेस्ट हाउ टू क्लीन द टॉयलेट, यानी कि उसका जॉब था तो कि जो है गेस्ट लोगों को सिखाए कि कैसे जो है टॉयलेट को क्लीन करते हैं। इन दोज डे द टॉयलेट वेयर नॉट वेयर वी नो टूडे, यानी कि उस समय टॉयलेट वैसे नहीं होते थे जैसा आज के समय में टॉयलेट होता है, आज हम लोग जानते हैं। देयर यूज टू बी होल्स अंडर विच बास्केट वेयर केप्ट, यानी कि जो है उस समय होल्स होता था, उसके अंदर जो है बास्केट रखा गया रहता था। ठीक है ना, पीपुल सेट ऑन दिस होल्स, लेटर द बास्केट हैड टू बी लिफ्टेड बिहाइंड टू बी एम्प्टीड, यानी कि उसके बाद से जब पीपुल होल्स पे बैठ करके वहाँ पे टॉयलेट वगैरह कर लेते थे, उसके बाद से क्या किया जाता था कि जो है जो बास्केट होते थे उसको उठा करके हाथ से उठा करके फेंकना पड़ता था ताकि फिर जो है बास्केट एम्प्टी हो जाए और वहाँ पे फिर वापस लगाया जा सके। तो ये चीज़ जो है यही काम था उसका कि जो वहाँ जो आश्रम में जो लोग आते हैं, गेस्ट वगैरह आते हैं, उनको बता सके कि कैसे करना है यहाँ पे। ठीक है, टॉयलेट वगैरह साफ कैसे करना है। इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपुल फ्रॉम ए पार्टिकुलर कम्युनिटी वुड नॉट डू दिस वर्क, यानी कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस था, नॉर्मल कार्य था, लेकिन एक पार्टिकुलर कम्युनिटी था वो इस काम को नहीं करता था। ठीक है, बट इन गांधी जी आश्रम एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट फ्रॉम द कंपोस्ट पिट एंड एम्प्टी इट हेयर, यानी कि लेकिन गांधी जी के आश्रम में हर एक आदमी को अपना बास्केट खुद उठाना पड़ता था और कंपोस्ट पिट में ले जा करके वहाँ पे उसको खाली करना पड़ता था। कंपोस्ट जो एरिया होता है जहाँ कंपोस्ट बनाया जाता है, खाद वगैरह बनाया जाता है। अब देख लेते हैं नियर वर्धा इन द महाराष्ट्र, गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट, यानी कि जब बाकी पॉइंट भी आप पढ़ सकते हैं चाहे तो नोट से जो डाउनलोड करेंगे तो दिया गया ना। अब पूछ देंगे कि वर्धा आश्रम कहाँ था गांधी जी का, तो महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे वर्धा आश्रम में कौन थे गांधी जी के साथ, तो ध्यान रखिएगा गांधी जी और माधव भाई थे और कुछ और अदर लोग थे, उन्होंने स्टार्ट किया था क्लीन करना टॉयलेट को। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। नारायण न्यू दैट द पीपुल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वेयर थॉट टू बी अनटचेबल, यानी कि नारायण जानता था कि पीपुल जो है वो यूजुअली यानी कि मतलब समझते हैं साधारणतया कि ये वर्क उन लोगों के लिए नहीं है, ये वर्क उन लोगों के लिए है जो अछूत हैं या अनटचेबल हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए ये कार्य बना हुआ है। ठीक है, अब ये बुक की ये कहाँ से लिया गया है, ये पूरा जो स्टोरी था ये कहाँ से लिया गया, तो ये एनसीईआरटी के बुक से ही मैंने लिया है, लेकिन ये कहाँ दिया है, फ्रॉम द बुक इन गुजरात बाई नारायण भाई देसाई। ठीक है, इनके बुक से लिया गया है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। दिया है कि द नागपंडा एंड अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम आर इन मुंबई, यानी कि ये जो नागपंडा एंड अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम है ये कहाँ पे है, मुंबई में है। और विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन इन मुंबई में है, तो विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन जो है कहाँ पे है, मुंबई में है। एनसीईआरटी में दिया है तो मतलब आपको जो है याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे है, तो मुंबई में है। डिस्कस दीज टू बिल्ड चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड ऑन इशू सच ए सिमिलर गेम्स फॉर बॉय एंड गर्ल, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वाइल प्लेइंग इट सी, यानी कि डिस्कस कीजिए ऐसे जो है इशू पे जो सिमिलरिटी उत्पन्न कर सके गेम के प्रति, बॉयज़ एंड गर्ल्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी उनमें उत्पन्न कर सके, ऐसे भावना उत्पन्न कर सके कि बच्चे में जो है ये हो सके कि कोई गर्ल्स और बॉय के लिए कोई चीज़ नहीं होता, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल जो है समानता मिलनी चाहिए, दोनों को समान भावना उनमें विकास हो, कि समानता की भावना विकास हो, जिससे वो बच्चे जो है गर्ल्स बॉय में विभेद ना कर सके, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों चीज़ों में मिल सके। ठीक है, गेम्स वगैरह में मिल सके। अब अगला पॉइंट दिया है कि सोलापुर इन मुंबई, तो सोलापुर कहाँ पे है, मुंबई में। क्वेश्चन पूछ देगा कि सोलापुर कहाँ पे है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, दिल्ली, मुंबई, गुजरात इत्यादि दे देगा और आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सोलापुर कहाँ पे है, मुंबई में है, आपको ध्यान रखना है।
Try to develop an understanding in children that players are recognized by their ability to play rather than by their caste or economic status. मैं जवान थोड़ा से जो रही है, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। तो क्या दिया गया, ट्राई टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रेन दैट प्लेयर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एबिलिटी, यानी कि बच्चों में ये आपको ट्राई करना है, आपको प्रयास करना है कि बच्चों में अंडरस्टैंडिंग विकसित हो सके कि जो प्लेयर होते हैं गेम के लिए उनका सिलेक्शन जो है उनकी एबिलिटी के आधार पर होता है, जो वो खेल में दिखाते हैं। यानी कोई खेल में कितना बेहतर है उसके आधार पर उनका सिलेक्शन होता है, ना कि उनके कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि वो कितने अमीर हैं या किस कास्ट से हैं, इसके आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो कितना बेहतर खेलते हैं, कोई भी कास्ट से हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने खेल में कितना बेहतर योगदान दिया है, इसके आधार पर प्लेयर्स वगैरह का सिलेक्शन होता है। बच्चू खान प्लेग्राउंड इज मुंबई एंड नेम्ड आफ्टर ए कोच मुस्तफ़ा खान, यानी कि बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ पे है, वो मुंबई में है, और उसका नेम जो है बाद में बदल के कोच के नाम पे मुस्तफ़ा खान किया गया। ठीक है, तो ये चैप्टर किस लिए था, अब दिया गया है, दिस चैप्टर इज अबाउट क्लिम्बिंग द जेंडर वॉल मेड बाय सोसाइटी, यानी कि ये चैप्टर इसलिए था ताकि आप जो है जेंडर वॉल जो बनाया गया है सोसाइटी द्वारा उसको आप गिरा सको, खींच सको। ठीक है, और उस पर जो है उसकी जो दूरी है उसको आप कम कर सको। सीड्स टेल अ फार्मर स्टोरी, यानी कि बीज जो है एक किसान की जो है व्यथा या कथा बताता है। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है। देखिए, इसमें से भी कुछ पॉइंट्स पूछ देते हैं, जैसे मैं आगे डिस्कस करूँगा। टीन क्या है, तो टीन एक मापन करने का तरीका है, ऐसे वगैरह पूछ देता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो वंगम इज इन गुजरात, तो वंगम कहाँ पे है, तो गुजरात में है। इन ओल्ड टाइम गुड सीड्स वेयर स्टोर इन ड्राइड गॉड लौकी कोटेड विथ मड। अब इसमें दिया गया क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले समय में बीजों को कैसे संरक्षित किया जाता था। ये 2019 के दिसंबर का ही क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सूखी लौकी होती थी, उसके अंदर जो है क्या किया जाता था, लौकी को सुखा के उसके अंदर जो है सूखे जो है अच्छे क्वालिटी के बीज होते थे, उनको जो है डाल करके और उसके ऊपर क्या किया जाता था, मिट्टी का जो है लेप करके उसको भर दिया जाता था और क्लोज कर दिया जाता था। अगला पॉइंट है नीम लीफ प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम इंसेक्ट, यानी कि नीम का जो पत्ता होता है वो प्रोटेक्ट करता है बीजों को इंसेक्ट से, कीड़े वगैरह से बचाता है। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है, मैंने शायद आपको क्वेश्चन कराया भी होगा ये, कि जो है एक जो है बच्ची जो रहती है वो अपनी माँ को देखती है कि गेहूँ वगैरह रखा जा रहा है, उसमें जो है नीम के पत्ते रख रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रही है, तो क्या कारण माँ ने बताया होगा। तो उसका कारण है कि जो है उसका सही आंसर था कि जो है ये नीम का पत्ता जो है कीड़ों से बचाता है। अब अगला है उंधिया इज द काइंड ऑफ डिश सब्जी प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग द पॉट अपसाइड डाउन बिटवीन द हॉट कोल्स। ऊंधिया मीन्स अपसाइड डाउन इन गुजरात। तो कह रहा है कि ऊंधिया एक जो है काइंड ऑफ डिश है, यानी कि डिश का प्रकार है, व्यंजन का प्रकार कह सकते हैं, जो कि सब्जी से बनाई जाती है, सब्जी कहते हैं इसको। ये प्रिपेयर किया जाता है कहाँ, गुजरात में बनाया जाता है मेनली। ये क्या किया जाता है कि अपसाइड डाउन करके, यानी कि जो है उल्टा लटका करके बनाया जाता है, ढक करके उलट करके से ढक दिया जाता है और बनाया जाता है हॉट कोल्स पे, यानी कि जो है गर्म कोयले पे बनाया जाता है। ऊंधिया का मीन्स ही क्या होता है, ऊंधिया का मीन्स भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो ऊंधिया का मीन्स होता है अपसाइड डाउन। ठीक है, अब ऊंधिया इज बीन ईटन विथ बाजरा रोटी एंड होम मेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऊंधिया जो है, ऊंधिया को कैसे खाते हैं, किस आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि ऊंधिया कैसे खाते हैं। तो ऊंधिया को बाजरा रोटी के साथ खाते हैं और होममेड बटर और कर्ड के साथ और बटर मिल्क वगैरह के साथ खाते हैं। बाई ग्रोविंग द सेम क्रॉप ओवर द
एंड ओवर यूजिंग सो मैनी केमिकल एंड लैंड बिकम अनफर्टाइल। यानी कि अगर आप बार बार एक ही तरह के फसल को उगाते हैं तो बार बार आप केमिकल का यूज करिएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक ही तरह का केमिकल यूज करने की वजह से उस केमिकल की अधिकता हो जाती है और वो लैंड होती है वो अनफर्टाइल हो जाती है, यानी कि बंजर हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि एक ही लैंड में बार बार फसल उगाने से क्या होगा, तो ज़मीन बंजर हो जाएगी, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि जो है अगर फसल का हम लोग एक ही तरह का फसल उगाते हैं, बार बार उसमें केमिकल डालते हैं तो क्या होगा। या फिर लैंड के अनफर्टाइल होने का कारण इनमें से कौन सा होगा, तो 4 दे देगा, जिसमें से 3 गलत होंगे और एक ऑप्शन सही होगा, जो कि यही दे देगा और आपको चुनना होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से 3-4 तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। अब दिया क्रोटोन प्लांट्स गिव सिग्नल्स व्हेन द सॉइल बिकम ड्राई। यानी क्रोटोन प्लांट आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो क्रोटोन प्लांट्स रंग बिरंगे टाइप के गिव सिग्नल, यानी कि सिग्नल देता है जब सॉइल जो है सूख जाता है, मिट्टी जो है सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। द रूट ऑफ द क्रोटोन डू नॉट go deep in ground, so when the top layer of the soil become dry, the croton leaves bend and become limbs। यानी कि जो है जो क्रोटोन प्लांट्स होता है उसका रूट जो है बहुत गहराई में अंदर नहीं गया रहता है, ऊपर ही होता है। तो क्या होता है, जब ऊपर के परत जो है मिट्टी की सूख जाती है तो क्या होता है कि जो है कोकोनट की पत्तियां जो है मुड़ जाती हैं, बैंड हो जाती हैं और गिरने लगती, झड़ने लगती हैं। The earthworm soften the soil by digging the underneath to make tunnel। यानी क्या कहता है कि जो अर्थवर्म होता है, वो कहा भी गया कि अर्थवर्म जो होता है, केचुए जिसको कहते हैं, वो किसानों का मित्र माना जाता है। तो क्वेश्चन दे देगा कि जो किसान का मित्र माना जाता है, क्यों, क्वेश्चन पूछा हुआ है तो क्यों माना जाता है, क्योंकि वो जो है मिट्टी में टनल बनाते हैं, छोटे छोटे सुरंग बनाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी जो है सॉफ्ट हो जाती है और उसमें जो है मिट्टी को, पौधों को ऑक्सीजन वगैरह मिलता रहता है, जिसकी वजह से जो है फसल अच्छी होती है, इसलिए किसानों को मित्र कहा जाता है। अब दिया गया है हुज फॉरेस्ट चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बस अब लास्ट ही है, थोड़ा सा एक चैप्टर, शायद 1 या 2 चैप्टर और हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनको कवर करने के बाद से NCERT समरी खत्म हो जाएगी। तो देख लेते हैं, हुज फॉरेस्ट चैप्टर है, इसमें दिया गया कुडुक इज अ कम्युनिटी ऑफ आदिवासी पीपुल इन झारखंड। तो क्वेश्चन पूछ देगा कुडुक आदिवासी कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है, कुडुक, कुडुक आदिवासी ट्राइब है। द फॉरेस्ट आर डिसअपेयरिंग इन देयर प्लेस, माइन आर बीइंग डग, नेम डैम्स आर बीइंग बिल्ड। यानी कि जो है फॉरेस्ट डिसअपेयर हो जा रहा है, यानी ख़त्म हो जा रहे हैं, जंगल जो है उनका विनाश होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो है इन जगहों पे क्या किया जाता है, माइंस की खुदाई की जाती है, खनिज वगैरह के लिए खुदाई किया जाता है, या फिर क्या किया जाता है, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको काट दिया जाता है। अब अगला पॉइंट दिया है, तोरांग मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। यानी कुडुक लैंग्वेज में तोरांग कहा जाता है जंगल को। अब अगला है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट वाज मेड इन 2007। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब बनाया गया था, तो 2007 में। द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टीन ऑफ सीड इज कॉल्ड 1 टीन ऑफ लैंड। तो क्वेश्चन पूछा हुआ 2019 के दिसंबर में पूछा हो गया है कि 1 टीन बीज किसको कहते हैं, या फिर ऐसा टाइप कहीं कुछ क्वेश्चन था कि जो है राम ने श्याम को 1 टीन बीज दिया, तो उसका मतलब क्या है, यानी कि वो बीज जो 1 टीन, वो बीज जो 1 टीन ऑफ लैंड पे उगाया जाता है। यानी कि अगर 1 टीन से नाप करके बीज को जितने भी लैंड पे उगाया जाता है उसको 1 टीन लैंड कहते हैं, ठीक है, 1 टीन जमीन कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो है 1 टीन आपने समझा होगा, ड्राम वगैरह होता है, उससे एक नापने का पैमाना होता है। तो उससे अगर नाप करके अगर
फसल उगाते हैं, जितने भी ज़मीन में वो उगता है उसको, उस ज़मीन को 1/3 ज़मीन कहते हैं। ठीक है, ये ट्राइब्स वगैरह नापने के काम आते हैं, वहाँ पर ऐसे ही ज़मीन को नापा जाता है। अब राइट टू फॉरेस्ट एक्ट के बारे में देख लेते हैं शॉर्ट में। तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट क्या है? टू पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एट लीस्ट 25 years having a right over the forest land and what is grown on it, they should not be removed from the forest. The work of protecting the forest should be done by their ग्राम सभा। यानी कि राइट टू फॉरेस्ट एक्ट क्या है कि जो भी आदमी 25 साल या उससे ज़्यादा समय से जंगलों में रह रहा है उसका उस जंगल पर अधिकार हो जाता है, और ये अधिकार हो जाता है कि जो है वहाँ की ज़मीन पे कुछ भी उगा सकता है और वहाँ से उसको निकाला नहीं जा सकता। और वो जो है वहाँ की ज़मीन वहाँ की ज़मीन वगैरह को प्रोटेक्ट करता है और प्रोटेक्ट किया जाता है, वहाँ जंगलों को प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये क्या किसके द्वारा किया जाता है? तो वहाँ की ग्राम सभा जो होती है उसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, जंगलों को। अब देख लेते हैं आगे क्या दिया है। सूर्यमणि इज स्टोरी इज ट्रू स्टोरी, सूर्यमणि इज द गर्ल स्टार। ये दिया गया है, आपको जो है पढ़ लेना है, छोटा सा दिया गया है। नोट्स जब प्रोवाइड करूँगा तो उसको पढ़ लेना है, क्योंकि इस पॉइंट से भी क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे। अब यहाँ पे दिया है इनकरेज चिल्ड्रेन टू शेयर देयर स्टोरी एंड एक्सपीरियंस अबाउट फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों के बारे में उनके एक्सपीरियंस स्टोरी वगैरह की, बच्चे कहीं घूमने गए होंगे तो क्या हुआ, इसको जो है प्रोत्साहित करिए, जिससे जो है बच्चों को एनिमल और इंसानों और जंगलों के बीच जो है कनेक्शन है उसका जो है विकास हो सके, डिस्कस हो सके कि एनिमल और जीवों के लिए भी प्लेन और हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ का उनमें विकास हो सके, और कैसे हम लोग डिपेंड हैं फूड सिक्योरिटी और हैबिटेट के लिए, और जंतु कैसे डिपेंड हैं जंगलों के लिए, और जंगल कैसे ख़त्म होते जा रहे हैं इसके बारे में वो जो है डिस्कस सकें, उनमें विकास हो सके, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह का विकास हो सके। और झूम फार्मिंग से क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। झूम फार्मिंग, आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड लेफ्ट एज इट फ्रॉम सम ईयर नथिंग इज ग्रोन देयर, यानी कि एक फसल को काटने के बाद से उस भूमि को कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए छोड़ दिया जाता है, कुछ भी नहीं उगाया जाता है। द बम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड नॉट पुल्ड आउट, दे आर कट एंड एश मेक द लैंड फर्टाइल, यानी क्या किया जाता है कि वहाँ पे जो बाँस वगैरह या फिर जो जंगल वगैरह उग जाते हैं, जंगली सीट वगैरह उग जाते हैं, उनको क्या किया जाता है कि उखाड़ा नहीं जाता है, पुल्ड आउट नहीं किया जाता है, उसको वहीं पे काट के जला दिया जाता है, और जो उससे जो ऐश यानी राख बनती है वो वहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाती है। When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not ploughed, यानी कि जो है क्या किया जाता है कि जब लैंड जो है खेती करने के लिए रेडी हो जाता है ज़मीन, तो क्या किया जाता है कि जो है भूमि को हल्का सा खोदा जाता है, ना कि जुताई की जाती है, यानी कि जो कोड़ाई या जुताई जिसको आपके लैंग्वेज में जो भी कहा जाता हो वो नहीं किया जाता, सिर्फ हल्का सा खोदा जाता है और उसमें बीज बो दिया जाता है। Weeds and other unwanted plants are also not pulled out, they are just cut so that they get mixed with the soil. This is also help the soil fertile, यानी क्या किया जाता है जब जो भी वीड्स वगैरह, जंगली घास वगैरह, जो भी जो है जंगल वगैरह उग गए रहते हैं, जो भी अनवांटेड प्लांट्स उग गए रहते हैं, उनको उखाड़ा नहीं जाता है, उनको वहीं पे जला दिया जाता है, कट करके जो है मिक्स कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो और हेल्प करते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाने में। दिस बिन डन इन मिजोरम। अब ये पूछ देगा कि जो है ऐसी झूम खेती कहाँ, झूम फार्मिंग कहाँ किया जाता है, तो मिजोरम वगैरह में किया जाता है। द मेन क्रॉप हेयर इज राइस, यानी कि मिजोरम में कौन सी खेती की जाती है, यहाँ पे कौन सी खेती की जाती है, तो राइस की खेती की जाती है। द पीपुल सेलिब्रेट व्हेन द क्रॉप इज रिपेन एंड दे डू चेराओ डांस होल्डिंग बम्बूज, यानी क्या किया जाता है कि जो है यहाँ पे जो सेलिब्रेट किया जाता है जब रोपा जाता है, जब फसल रोपा जाता है और जब वो पक जाता है, रिप्ड हो जाता है, तो क्या किया जाता है,
वहाँ के लोग चेरो डांस करते हैं, बाँस के जरिए बाँस को पकड़ वगैरह करके डांस किया जाता है, जिसका नाम चेरो डांस है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि जो है मिजोरम में जब फसल पक जाती है तो कौन सा डांस किया जाता है, सेलिब्रेट करते हैं लोग क्या डांस करके, तो चेरो डांस करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब लाइक फादर लाइक डॉटर, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। वी एक्वायर certain trait at birth from our parent and certain thing our skill we learn from our environment। यानी ये कहना चाह रहा है लाइक फादर लाइक डॉटर, यानी कि जैसा पिता वैसा बेटी, ये कहना चाह रहा है। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि एक्वायर सर्टेन ट्रेट, यानी कि हम लोग वो चीज़ें वो लक्षण हम लोग बिल्कुल सर्टेन चीज़ें जो है बर्थ से ही अपने जो है पेरेंट से एक्वायर, मतलब हम लोग में हेरिडिटी के माध्यम से ट्रांसफर होता जाता है। कुछ सर्टेन चीज़ें हैं, सर्टेन लक्षण होते हैं, कुछ एकदम निश्चित लक्षण होते हैं, हम लोग में ट्रांसफ़र होते रहते हैं हेरिडिटी के माध्यम से। और कुछ सर्टेन थिंग होते हैं, यानी कुछ थिंग्स होते हैं, कुछ जो है लक्षण, कुछ जो है बिहेव वगैरह होता है, कुछ चीज़ें जो होती हैं स्किल्स वगैरह होते हैं, वो हम लोग सीखते हैं किससे, इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता भी यहाँ से पेडागोजिकल क्वेश्चन पड़ जाता है कि हम लोग क्या हैं। तो हम लोग हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के एक अन्योन क्रिया से उत्पन्न एक उत्पाद हैं, यानी कि हम लोग कुछ भी नहीं है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो है आपस में जो क्रिया होती है उससे उत्पन्न एक जो है प्रोडक्ट कह सकते हैं अपने आप को। यानी कि हम लोग हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बिना कुछ नहीं। अगर सही हेरिडिटी हो तो, अगर सही इन्वायरमेंट ना प्रदान किया जाए तो उसको जो है बिल्कुल जो है वो ऐसा नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर सही इन्वायरमेंट दे दिया जाए, अगर थोड़ा हेरिडिटी खराब भी हो तो भी सही हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो है हेरिडिटी से अगर सही ना मिले तो इन्वायरमेंट कितना भी अच्छा दे दीजिए वो सही नहीं हो सकता है। तो हेरिडिटी का भी अपना महत्व है और इन्वायरमेंट का भी अपना महत्व है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, कम से कम सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। एग्जाम 2011 से लेकर अभी तक बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, अलग अलग सब्जेक्ट में, और ईवीएस में तो खैर पूछता ही है कि हम लोग क्या हैं। तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के एक मिक्स रूप हैं, या फिर जो है अन्योन क्रिया से उत्पन्न एक उत्पाद है। अब यहाँ पे दे रहा है कि पोलियो इज कॉज बाई अ वायरस, इट इज नॉट इनहेरिटेड, यानी कि पोलियो जो है वायरस के द्वारा होता है, ये हेरिडिटी से उत्पन्न डिजीज नहीं है। यानी कि जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाला बीमारी नहीं है। उसको जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है उसको हेरिडिटी इनहेरिटेड डिजीज कह सकते हैं, या फिर हेरिडिटी वाले डिजीज कह सकते हैं, अनुवांशिक रोग जिसको कहते हैं हिंदी में। और डॉक्टर कैन बी इन्वाइटेड टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस डिजीज, यानी कि एक डॉक्टर को आप जो है अपनी कक्षा में इनवाइट कर सकते हैं, जिससे जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकें, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे पाएगा और अच्छे से बता पाएगा ये इन प्रकार के जो है बीमारियां हैं, इनके बारे में वो अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। जॉर्ज मेंडल वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली इन ऑस्ट्रिया इन 1822। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जॉर्ज मेंडल का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। कब हुआ था, तो 1822 में। फॉर 7 years ही हेल्ड एक्सपेरिमेंट ऑन 28,000 प्लांट 28,000 प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ द मोनेस्ट्री। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि जो है कितने साल तक उन्होंने प्रयोग किया था, तो 27 साल तक प्रयोग किया, 7 साल तक प्रयोग किया था। कितने प्लांट पे, 28,000 प्लांट, याद रखना है आपको। ये पॉइंट्स जो है आपको जो है जो डेटा है वो एनसीईआरटी के डेटा आप बिल्कुल याद रखने हैं, एज इट इज ये क्वेश्चन में पूछ देता है। और किस प्लांट पे उन्होंने प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो पी प्लांट किया था, यानी मटर के पौधे पे उन्होंने प्रयोग किया था। तो पॉइंट क्या है, पी प्लांट हैव सम ट्रेट विच कम इज पेयर लाइक सीड इज आइदर रफ और स्मूथ, यानी कि जो मटर के पौधे होते हैं वो कुछ सर्टेन जो है लक्षणों के साथ आते हैं, पेयर में लक्षण होते हैं। जैसे कि कुछ जो है बीज क्या होते हैं, या तो रफ होंगे या फिर स्मूथ होंगे, यानी कि खुरदरे होंगे या फिर जो है स्मूथ होंगे। ठीक है, कुछ जो होते हैं पीले होंगे, कुछ हरे टाइप के होंगे। आप अलग अलग मटर के बीजों को देखते होंगे, तो इसलिए उन्होंने प्रयोग किया था। अब देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट विथ पी रफ और स्मूथ। तो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया गया, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। तो जॉर्ज मेंडल वाज बोर्न इन पुअर फैमिली इन ऑस्ट्रिया 1822, ये आपने देख लिया। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑन स्टडीज बट दे
वेरी बट द वेरी थॉट ऑफ एग्जामिनेशन मेड हिम नर्वस। ओह यू टू फील द सेमिल, यानी कि जो है जॉर्ज मेंडल जो है 1822 में उनका ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था। क्वेश्चन पूछ देगा इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और वो जो है स्टडी में जो है ठीक थे, लेकिन उनको एग्ज़ाम से डर लगता था। अब ये ओह यू फील द सेम, यानी कि अब ऐसा आप लोग को भी होता होगा, आपको हमें भी लगता होगा अपने समय में, मुझे और आपको भी लगता होगा जो एग्ज़ाम से डर लगता है, नर्वस लगता है। आज भी बहुत से लोग जो हैं सीटेट के एग्ज़ाम है लेकिन एग्ज़ाम से पहले नर्वस हो जाता है। मुझे भी पहले होता था कि एग्ज़ाम से पहले मुझे जो है, आपको भी बचपन में होता होगा, एग्ज़ाम से पहले बहुत से लोगों को तबीयत खराब हो जाती है, बुखार वगैरह लग जाता है। तो एग्ज़ाम से डरना नहीं है, एग्ज़ाम से आपको जो है डरना नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम क्या है, जस्ट एक पार्ट है आपका, जो है असेसमेंट है आपने कितना लर्निंग किया है। ये बेहतर आपके लर्निंग को और बेहतर बनाने के लिए है, ताकि जो है आपने कितना लर्निंग किया है और आपको कितना लर्न करना है। आपने जो एक बाउंड्री सेट की है कि मुझे इतना पढ़ना है, वो आपने अचीव किया नहीं किया कि नहीं, यानी कि आपने आपके अचीवमेंट को जो है जांचने का एक माध्यम है। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एग्ज़ाम को एक जो है पार्ट समझिए आपके जो है लर्निंग का। बिल्कुल ईजिली आप जो है एग्ज़ाम दोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसे मैं आपसे लाइव जो है इंटरेक्ट करूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया कि ही थॉट ऑफ बिकमिंग ए मॉन्क इन मोनेस्ट्री, यानी शुरू में उन्होंने सोचा था, उनका सोचना था कि वो जो है एक मॉन्क बनेंगे, यानी कि सन्यासी बनेंगे एक मोनेस्ट्री में। फॉर 7 ईयर ही डिड एक्सपेरिमेंट 28,000 प्लांट इन द गार्डन ऑफ मोनेस्ट्री, यानी कि उन्होंने जो है वहाँ के मठ के जो है 28,000 मटर के पौधों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 7 साल तक। दे अंडरस्टैंड इट मैनी ईयर्स आफ्टर द डेथ, यानी उनके जो है बहुत सारी चीज़ों, मैंने जो इम्पोर्टेंट ठीक है उन चीज़ें हैं उनको ही सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उन्होंने जो प्रयोग किया था वो उस समय उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन जब वो जो उनके डेथ हो गया उसके बहुत सालों बाद जो है उनके जो है खोज को जो है प्रकाशित किया गया जर्नल वगैरह में, और तब लोग उसका जो है अंडरस्टैंड कर पाएँ कि इनके जो है खोज का क्या महत्व है, ठीक है। ही फाउंड दैट द पी प्लांट हैज़ सम ट्रेट्स, यानी कुछ विच कम टू पेयर, यानी कि जो पी प्लांट होते हैं, मटर के पौधे होते हैं, वो कुछ लक्षणों के साथ आते हैं जो जोड़े में होते हैं। लाइक द सीड इज आइदर रफ और स्मूथ, यानी कि कुछ जो सीड होते हैं वो रफ होंगे या फिर स्मूथ होंगे, मुलायम होंगे, और मतलब स्मूथ मतलब तो आप जानते ही हैं। इट इज आइदर येलो और ग्रीन, या तो वो येलो होंगे या ग्रीन होंगे। एंड ही हाइट ऑफ द प्लांट इज आइदर टॉल और शॉर्ट, यानी उनके प्लांट का जो है हाइट या तो लंबा होगा या तो छोटा होगा। नथिंग इज बिटवीन, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा या कि जो है बीच का हो, वो या तो लंबे ही होंगे या तो शॉर्ट होंगे, कोई बीच का कुछ नहीं होता है, ठीक है। द नेक्स्ट जनरेशन द चिल्ड्रेन ऑफ द प्लांट विच हैज आइदर रफ और स्मूथ, यानी कि उस प्लांट का अगला जनरेशन भी ऐसा ही होता है, या तो रफ होगा या फिर स्मूथ होगा। सीड्स विल ऑल्सो हैव सीड्स विच आर रफ और स्मूथ, यानी कि सीड्स से जो बीज उत्पन्न होते हैं, बीज के द्वारा जो बीज उत्पन्न होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, या तो रफ होंगे या तो स्मूथ होंगे। देयर इज नो सीड विच इज मिक्सड और बीट स्मूथ एंड बीट रफ, यानी कि ऐसा कोई भी बीज उत्पन्न नहीं होता उस बीज से जो या तो जो है मिक्स हो, यानी कि थोड़ा सा स्मूथ हो थोड़ा सा रफ हो, ठीक है। ही फाउंड द सेम विद द कलर के मामले में उन्होंने सेम पाया, या तो ग्रीन पाया जाएगा या पूरा येलो पाया जाएगा, ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा ग्रीन हो थोड़ा सा येलो हो, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं अगला चैप्टर क्या है, ऑन द मूव अगैन। थोड़ा सा बस चैप्टर और बच गया, अभी ये बस ये लास्ट चैप्टर, अभी छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। ऑन द मूव अगैन दिया गया, दशहरा कम आफ्टर द रेनी सीजन। ये सब आप जानते हैं कि दशहरा जो कब आता है वो आफ्टर रेनी सीजन, यानी बरसात के बाद आता है। फार्मिंग ऑफ शुगर कैन नीड मच वाटर, यानी कि जो है जब गन्ने की खेती की जाती है वो ज़्यादा पानी की उसके लिए आवश्यकता होती है। फार्मिंग शुगर कैन नीड मच वाटर, यानी कि ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। पूरन पोली एक तरह का स्वीट होता है, एक तरह का क्या कहते हैं उसको, डिश कहते हैं। पूरन पोली क्या होता है, एक स्वीट रोटी होती है मेड फ्रॉम जैगरी एंड ग्राम, यानी कि चने और जो है मीट जिसको जो है गुड़ कहते हैं जैगरी,
उसको मिक्स करके जो है बनाया जाता है, जिसको पूरन पोली कहते हैं। दिस बिन ईटन विथ स्पाइसी कढ़ी डिश, यानी कि ये जो है कढ़ी डिश होता है एक स्पाइसी मसालेदार, उसके साथ जो है खाया जाता है। पूरन पोली कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान रखिएगा, एक एक्स्ट्रा टर्म है। अब कारवा इज ए बस और कार्ट इन विच वन कैन लिव विथ ऑल द फैसिलिटी, यानी कि कारवा होता है वो एक बस या कार्ट होता है जो ऑल फैसिलिटी के साथ आता है। देख रहे हैं ये कारवा है, ये फोटो में आप देख रहे होंगे, जिसको वैनिटी वैन वगैरह भी कह सकते हैं, हीरो वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही है। रैट हैव पुअर आई साइट बट हैव एक्सलेंट सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट, यानी कि जो चूहे होते हैं उनका आई साइट जो है, दृष्टि होती है, बहुत पुअर होती है, उनको दिखता ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन उनका स्मेल सेंस और टच सेंस होता है और टेस्ट सेंस बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है, बहुत एक्सलेंट सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट होता है। अब अगला पॉइंट दिया है, इन नागपुर दे पुट शुगर इन दाल, यानी कि नागपुर में क्या किया जाता है कि दाल में जो है चीनी डाल के बनाई जाती है। अब पता नहीं, नागपुर में बहुत से लोग नागपुर से देख रहे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या सच में ऐसा होता है क्या। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं किया जाता, दाल में चीनी डाल के तो नहीं बनाई जाती। अब अगला देख लेते हैं, इन डांस द हैंड्स एंड द फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग, दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव, मुद्रास एंड भाव। तो यानी जो डांस किया जाता है तो हैंड और फेस का जो कन्वे किया जाता है अपनी फीलिंग को हैंड और फेस के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है? उसको मुद्रा कहा जाता है और भाव कहा जाता है। तो जैसे क्या कहा जाता है, हाथ के द्वारा जो अपना एक्सप्रेशन किया कन्वे किया जाता है, यानी कि सामने दिखाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं, और जो चेहरे में बनाया जाता है उसको भाव कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी पूछ सकता है। अब दिया है, आउल कैन रोटेट इट नेक बैकवर्ड टू लार्ज एक्सटेंट, यानी कि जो आउल होता है, उल्लू होता है, वो क्या करता है, अपना जो है आँख जो है, अपना जो गर्दन होता है, नेक होता है, वो लार्ज यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 360 डिग्री घुमा सकता है। 360 डिग्री घुमा नहीं सकता, पूरे राउंड में नहीं घुमा सकता, लेकिन ऑलमोस्ट कह रहा हूँ मैं, यानी कि पूरे इधर से भी पूरे घुमा सकता है, पीछे बैक मैंने लार्ज साइड ऑफ कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को बैकवर्ड वो देख सकता है, ठीक है, अपने पीछे देख सकता है। अ बर्ड फेदर हेल्प टू फ्लाई एंड कीप इटसेल्फ वार्म टू, फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फेदर्स एंड न्यू वन ग्रो इन देयर प्लेस, यानी कि जो है बर्ड के जो पंख होते हैं, रुआ इसको कहते हैं, पंख कहते हैं, वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा पक्षी जो है अपने पंख से उड़ते हैं, तो पक्षियों के जो फेदर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको फ्लाई करने में यानी उड़ने में मदद करते हैं और उनको गर्म रखने में भी मदद करते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम यानी कुछ कुछ समय पे जो है उनके जो है बर्ड्स जो हैं उनके जो फेदर्स जो है लूज होते हैं, उसकी जगह पे नए जो है आते रहते हैं, ठीक है। अबाउट ब्रेल लिपि, यानी कि जो है ब्रेल लिपि एक लास्ट चैप्टर है जिसमें ब्रेल लिपि के बारे में बताया गया है, जिसमें ब्रेल लिपि, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं ब्रेल लिपि के बारे में, छोटा सा है, लास्ट हम लोग देख लेते हैं। अब क्या किया गया, अबाउट ब्रेल लिपि, तो ब्रेल इज रिटन ऑन थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ राइज पॉइंट डॉट्स विथ अ पॉइंटेड टूल। ब्रेली इज ए रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द राइज डॉट। तो ब्रेली क्या है, ब्रेल लिपि जिसको कहते हैं, ब्रेल लिपि क्या किया जाता है, एक मोटे पेपर पे डॉट से मिलकर डॉट को यूज करके बनाया जाता है, प्रिंट करके बनाया जाता है, जिससे उसको डॉट के द्वारा अक्षर लिखा जाता है। और इसको पढ़ा कैसे जाता है, जो डॉट होता है उस पर जो है अपना फिंगर घुमा करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इन उभरे हुए जो डॉट होते हैं उस पर आप उंगली फिरा करके पढ़ते हो। लुइस ब्रेल बिलोंग टू द फ्रांस, यानी क्वेश्चन पूछ देगा कि लुइस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, तो लुइस ब्रेल जो है फ्रांस के रहने वाले थे। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, तो लुइस ब्रेल ने किया था। When he was 3 years old, he was playing with his father's tools. Suddenly, a pointed tool hurt his eye. He lost his eyesight. यानी कि जब वो 3 साल के छोटे बच्चे थे, वो अपने फादर के जो है टूल से खेल रहे थे, औजार के साथ खेल रहे थे। फिर क्या हुआ कि अचानक से उनके जो है औजार जो उनके आँख में लग गया, उन्होंने अपना आई साइट खो दिया, आँखों की रोशनी खो दी।
ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडी, ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वे टू रीड एंड राइट। यानी कि वो अपने स्टडी के प्रति इंटरेस्टेड थे, पढ़ाई के प्रति वो अलग अलग तरीके खोजते रहते थे जिससे वो पढ़ सकें और लिख सकें। तो ये एक तरीका है, आप बच्चों में भी आप सिखा सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से क्या सिखा सकते हैं, इस सिखा सकते हैं कि बच्चे जो है पढ़ाई के प्रति अब या फिर किसी काम करने के प्रति, जहाँ कहा जाता है ना जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो बच्चों में ये भावना विकसित करना कि जो है ये पेडागोजिकल टर्म से यहाँ से निकल के आता है कि बच्चों को जो है कभी भी हार ना मानने के लिए जो है प्रोत्साहित करना है कि किसी भी चीज़ के लिए वो अलग अलग थिंक करके अपना वे क्रिएट कर सकें, कोई ना कोई रास्ता निकाल सके, कोई प्रॉब्लम दे दिया उसको सॉल्व करने का अपना तरीका विकसित कर सकें। ठीक है, देख रहे हैं कि ही आँख जाने के बावजूद उन्होंने एक ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया, जिसके द्वारा उन्होंने अपना ही नहीं पूरे जो है जितने भी जो है ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए कितना बड़ा काम किया। आज भी वो लोग पढ़ पाते हैं तो सिर्फ इसकी वजह से। फाइनली he found a way, reading by touching and feeling. This way reading later come to be known as the ब्रेली स्क्रिप्ट। यानी कि जो है उन्होंने एक रास्ता आखिर ढूंढ लिया, यानी टच करके और फील करके, तो इसी रास्ते को बाद में जो है नाम दिया गया ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल स्क्रिप्ट। दिस स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन 6 पॉइंट। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेल लिपि कितने पॉइंट पे जो है कितने डॉट पे जो है बेस्ड होता है, तो 6 डॉट पे, यानी कि जो है छः डॉट बनाए गए रहते हैं, 3 पेयर होता है या फिर 6 डॉट होते हैं, उन्हीं के द्वारा अक्षरों को उभारा जाता है। ब्रेली कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। अब जो है कंप्यूटर के द्वारा भी ब्रेल लिपि बनाया जाने लगा है। इफ़ यू शो द चिल्ड्रन द एक्चुअल ब्रेली स्क्रिप्ट दे विल एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। यानी कि अगर आप एक्चुअल जो है ब्रेल लिपि अगर आप दिखाओगे बच्चों को, तो ये ज़्यादा बेहतर, बच्चे जो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि ब्रेल लिपि आखिर कैसे लिखी जाती है और हाँ ये तरीका वगैरह क्या होता है, ये ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। देख लीजिए फोटो दिया गया है ब्रेल लिपि, देख लीजिए 6 डॉट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट आगे दिए गए हैं। इन द बिगिनिंग पॉट्स वेयर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले। यानी कि शुरुआत में जो है पॉट्स कैसे बनाए जाते थे, स्टोन और मिट्टी से बनाए जाते थे। पीपल मेड पॉट्स टू स्टोन बाई डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन विद देयर हैंड। यानी पीपल जो है बनाते थे पॉट्स को स्टोन द्वारा, किस लिए, स्क्रैपिंग के लिए, स्टोन वगैरह को हाथ से। ठीक है, कहवा जिसको टी भी कहते हैं, विथ आलमंड एंड कैडमम इज बीन टेकन इन श्रीनगर। यानी कि जो है कहवा जिसको टी भी हम लोग आम भाषा में कहते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग कहवा कहते हैं। तो कहवा क्या होता है, वो उसमें बादाम और जो है कार्डमम यानी कि इलायची डाल करके श्रीनगर में दिया जाता है, पिया जाता है। द डल लेक इन श्रीनगर। तो सबको पता है कि डल लेक कहाँ है, श्रीनगर में है। टूरिस्ट एंजॉय राइड ऑन शिकारा टू डल लेक, शिकारा इन डल लेक। यानी कि टूरिस्ट जो एंजॉय करते हैं डल लेक में शिकारा का। शिकारा क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पहले के चैप्टर में, प्रीवियस वीडियो में, कि एक तरह का बोट होता है जिसमें जो है हाउस बोट जिसको कह सकते हैं। हाउस बोट कैन बी फाउंड इन श्रीनगर। श्रीनगर में हाउस बोट भी पाया जाता है। बर्ड प्रिवेंट फ्रूट फ्रॉम इंसेक्ट एज दे ईट देम। यानी कि बर्ड जो होते हैं वो फलों को जो है कीड़ों से बचाती हैं और वो फलों को खाती भी हैं। बच्चू विलेज इन राजस्थान। तो बच्चू विलेज कहाँ पे है, राजस्थान में, क्वेश्चन पूछ सकता है। डिस्कस द री यूज ऑफ वाटर। यानी कि वाटर के री यूज के बारे में बच्चों से चर्चा कीजिए और डिस्कस कीजिए। ठीक है, सिंबल आर इम्पॉर्टेंट टू मेक चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड अबाउट मैप्स। यानी कि मैप्स के बारे में सिंबल वगैरह अंडरस्टैंड कराना, बताना बच्चों को, ये ज़रूरी है। मैप्स सिंबल वगैरह आप बताते हैं तो वो ज़रूरी हो जाता है। क्यों, ताकि बच्चे मैप्स को बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, दिस वुड हेल्प द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर। यानी कि अगर वाटर की जो यूज के बारे में बताइएगा तो क्या होगा, बच्चे को जो है वाटर के यानी कि जल के बचत के बारे में और जल के यूज के वगैरह के बारे में उनमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। इट विल बी यूजफुल टू लिसन एंड अडॉप्ट सजेशन गिवन बाय स्टूडेंट इन देयर रिगार्ड, सॉरी इन दिस रिगार्ड। यानी कि इसके बारे में बच्चों से जो है पानी के बचत और रीयूज के बारे में बच्चों से सजेशन लीजिए, जो कि क्या करेगा उनको इस रिगार्डिंग जो है, और सिर्फ सजेशन मत लीजिए, इसको जो है लागू कराइए या फिर उनको जो अडॉप्ट कीजिए, जिससे जो है बच्चों में जो है सोचने की क्षमता विकसित होगी और बच्चे जो है इसके प्रति मोटिवेट भी होंगे। अभी कुछ ये दिया गया है
चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि आई लिविंग हॉन, एक जो है ली चेन है नाम की लड़की है, ये चैट कर रही है इससे, तो कह रही है कि आई लिव इन हांगकॉन्ग, माई मदर एंड बोथ लव टू ईट स्नैक्स, यानी कि मैं जो है हांगकॉन्ग में रहती हूँ, तो मैं और मेरी मदर जो है दोनों जो है स्नैक यानी सांप जो है खाना पसंद करती है। इस सांप से जो है बनता है जो डिश, उसको जो है क्या कहते हैं, लिंग हू फेन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हांगकॉन्ग में लोग क्या खाते हैं, तो सांप खाते हैं, और सांप से बने डिश का नाम क्या है, तो लिंग हू फेन का। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक दूसरा बच्ची है जिसका नाम जूनी है। ठीक है, ये कह रही आई लिव इन कश्मीर, आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, once we had gone in Goa, we ate fish there, but it tasty were sorry it its taste were different. My mother said it was sea fish cooked in coconut oil, it had to be different. यानी कि जो है इससे क्या पता चल रहा है इस कन्वर्सेशन से कि जो है ये लड़की जो है कश्मीर में है, और कश्मीर में क्या किया जाता है, फिश को जो है मस्टर्ड ऑयल में यानी कि सरसों के तेल में जो है पका के खाया जाता है। और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में कैसे लोग खाते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल में। तो लिंग हू फिश कहाँ का जो है डिश है, तो चाइना का। ठीक है, हांगकॉन्ग में खाया जाता है। और जो है गोवा में जब गई थी वो, तो वहाँ पे जो है कोकोनट ऑयल में खाया था फिश को जो है तल के। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग कैसे खाते हैं, अलग अलग जगह पे एक ही चीज़ को खाने का प्रकार अलग अलग हो सकता है, खाने का तरीका अलग हो सकता है। इस चीज़ का इस कन्वर्सेशन से पता चलता है। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा गोवा में किस चीज़ में पका के खाते हैं, तो कोकोनट ऑयल में पका के खाते हैं। जम्मू कश्मीर में कैसे खाते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल में खाते हैं। अब दिया अगला, ये बच्चा जो कन्वे कर रहा है अपने बात को, आई लिव इन केरला, इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉयल्ड टोपिका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। तो अब देगा कि जो है केरला में क्या खाते हैं, तो बॉयल जो है टोपिका होता है, उसको किसी भी कड़ी के साथ बनाया जाता है, किसको यूज करके, कोकोनट को यूज करके। तो क्वेश्चन पूछ देता है। अब ये डिस्कशन डाइवर्सिटी ऑफ फूड बाय शेयरिंग देयर फैमिली एक्सपीरियंस एंड रेस्पेक्ट देम, यानी कि ये जो डिस्कशन है इससे क्या होता है, अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर के लोगों का फूड और उनके एक्सपीरियंस उनको जो दिखाता है, और उनका रिस्पेक्ट करना बच्चों में डेवलप करता है। ठीक है, याद रखिए ये पॉइंट कि केरला में किससे खाया जाता है, टपिकोआ के, बॉइल्ड टपिकोआ विथ करी यूजिंग कोकोनट खाया जाता है, और कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल में खाया जाता है पका करके, और गोवा में कोकोनट ऑयल में खाया जाता है। और लिंग हुफेन कहाँ का जो है डिश है, हांगकॉन्ग का, जिसमें सांप से बना होता है। ये डिश जो है सांप को पका के बनाया गया रहता है, ध्यान रखिएगा। और हाउ मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है, लास्ट पॉइंट है हाउसेज ऑफ डिफरेंट प्लेस आसाम। तो अलग अलग प्लेस में हाउस कैसे बनाया जाता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं आसाम में कैसे बनाया जाता है। आई हैव कम फ्रॉम मोहन विलेज इन आसाम, इट रेनी हैवी टू आवर प्लेस, हेंस हाउस मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet above the ground. They are made on the strong bamboo pillar. The inside of our house are also made of wood. यानी कि जो है कह रहा है कि जो है आसाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि आसाम में घर कैसे बनते हैं, तो ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनते हैं, और वो जो बम्बू के मजबूत खम्भों से बनते हैं, यानी बांस के मजबूत खम्भों से बने होते हैं 10 से 12 फीट ऊपर। और जो है जो इनसाइड घर का इंटीरियर होता है वो भी मोस्टली वुडन से बनाया गया रहता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है। अब ये देख लेते हैं कुछ थोड़े बहुत पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछ देता है। टू मेक ए टैंक और ए टंका, तो अब दे रहे हैं टू बिल्ड अ टंका, अ पिट इज डंग बाय कोर्टयार्ड एंड इट इज मेड पक्का। द टंका इज केप्ट कवर्ड विथ अ लीड, द रूफ ऑफ द house is made sloping so that the rainwater collect had flowed through a pipe into the tanka. The sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt go into the tanka. This water is used to drinking after it is clean. यानी कि ये बता रहा है कि जो है बारिश के पानी को कैसे जो है स्टोर करते हैं, टंका जिसको कहते हैं टैंक भी कहते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में टैंक कहते हैं, ये टंका कह रहा है। तो टंका जो है टैंक जो है वो कैसे बनाते हैं, तो जो है कैसे रेन वाटर को स्टोर करने के लिए तो बनाते हैं, पाइप वगैरह लगाते हैं और जो है कवर करते हैं,
और उसमें जो है पानी जाता है, एक जाली जैसा लगा दिया जाता है जिससे जो है गंदे नहीं जाता पाता, और उसको जो है पानी को बाद में जो है साफ़ करके पिया जाता है, क्लीन करके पिया जाता है। ठीक है। अब ईवीएस पेडागोजी फ्रॉम एनसीईआरटी तो ये मैंने ऑलरेडी करा दिया हुआ है, आप जो है देख सकते हैं। वैसे इस अलग एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका भी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी वेबसाइट पे दे दिया हुआ है। इसके अलावा भी आप जो इसका भी पीडीएफ में जल्दी कल मैं इसका भी वेबसाइट पे डाल दूंगा, आप इसको भी जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। एनसीईआरटी का इससे बाहर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इसको एक बार वीडियो को मन गए तो दोबारा से देख लीजिएगा, 6 पार्ट में है पूरा, आप अच्छे से देख लीजिएगा और नोट्स को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। सरसरी निगाह से भी एक बार देख लीजिएगा तो काम चल जाएगा। जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है वो सारे पॉइंट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए नहीं हैं तो सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।